किसान के तौर पे जीवन की शुरुआत कर उन्नत के खेती की जब शुरुआत की तो उसकी समस्याएं बढ़ती गई और उसका समाधान परंपरागत और आदिवासी कृषि और जीवन शैली से पाया। उसको जनजाति समुदाय के साथ समस्याओं का आकलन समुदाय के साथ और उसका समाधान भी समुदाय के द्वारा जब पाया तो उसे जल स्वराज के तौर पर किस प्रकार से जनजाति क्षेत्र में जल की समस्याओं का समाधान पाया जाए उसको लेकर के वागधारा प्रयासरत है। आज 1 लाख परिवारों के साथ 1000 गांवों में वागधारा स्वराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रयासरत है, जिसे हम जल स्वराज कहते हैं। यही गांधी जी के स्वराज का सपना है। धन्यवाद। तो आप ये बता रहे थे कि आदिवासी प्रकृति का संरक्षण कैसे करते हैं? तो आदिवासी परंपरागत रूप से मिट्टी, पानी, बीज, पेड़, उसको वो परम शक्ति मानते रहे। उसकी कसम, उसकी पूजा, उनकी जीवन शैली में अगर पहली पूजा होती है तो पेड़ की, पानी की, बीज की होती है। कसम दी जाती है तो बीजों की दी जाती है। तो उसके संरक्षण के साथ तो वो जितना लेता है उतना वो देता है उस प्रकृति को, उसको बचा करके, और वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी बीज, अगर आज आदिवासियों ने अगर इसे नहीं बचाया होता तो ये शहरों के ऑक्सीजन, ये बिजली के लिए पानी, प्रकृति के लिए जिस कोयले को हम माइनिंग के रूप में निकाल रहे हैं, उस माइंस को बचा करके आदिवासी ने रखा था। उस पानी के संरक्षण को आदिवासी ने किया था। और तो और उस बीजों को भी, जो आज हम विविधता को बचा के रख करके खुश हो रहे हैं, वो विविधता भी उन परंपराओं से चली हुई आ रही है। तो उस जीवन शैली का हिस्सा था जिसमें उन्होंने पूजा के माध्यम से उसको वर्शिप माना, उसको भगवान माना और उसको बचाया और उसको व्यापार मुक्त माना। इन सारी वस्तुओं के शोषण का मुख्य कारण ये रहा कि जो बाजार के लोग, कहना तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बट जिन्होंने भी व्यापार, जिसमें जल, जमीन, जंगल का व्यापार का हिस्सा हो गए, वहाँ पे उसका नाश होना शुरू हो गया क्योंकि शोषण शुरू हो गया और उन्होंने इसे व्यापार का अपना हिस्सा नहीं बनाया। कृषि को अपनी संस्कृति माना, इसलिए वो सुरक्षित हो गया। उन्होंने एग्री बिजनेस कभी नहीं बोला। जब पढ़े लिखे किसान और बड़े किसानों ने उसे एग्री बिजनेस बोला, जिस प्रकार से आज हेल्थ और एजुकेशन इंडस्ट्री हो गया है संस्कृति से बदल करके, वही चीज़ उन्होंने खाद्य में भी होने लग गई और आदिवासी ने उसे नहीं माना। वही एक बड़ा कारण है कि वो इसके संरक्षक माने जाते हैं। तो जय जी, आपने जितने सरलता से और एक आत्मीयता के भाव के साथ में उनके जीवन के बारे में बताया, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आप उनके साथ बहुत करीब से काम करते हैं। तो थोड़ा बताइए, वागधारा आदिवासियों के साथ मिलकर क्या करता है, क्या प्रकल्प हैं? तो वागधारा का बहुत सिंपल सा है कि किसी भी समस्या का समाधान समस्या के अंदर होता है, बनाया नहीं जा सकता। और समस्या, अगर हम समस्या मानते हैं तो समस्या होती है, अगर समाधान नहीं है तो वो समस्या है ही नहीं, वो परिस्थिति है। और हमारा ये मानना है कि अगर इस प्रकृति को, इस सृष्टि को अगर संरक्षण करना है, क्योंकि कभी भी आप मिट्टी को मशीन में नहीं बना सकते, अनाज को कितनी भी, हम आज टाइम स्क्वायर पे बैठे हुए हैं, हमारे आसपास इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, ये सारे दिमाग अगर लग जाएं तो ये अनाज को नहीं बना सकते। उसके लिए उसी ज़मीन के अंदर उगना होगा। जो पत्ती हमें खुशी दे रही है, जो हमारे आसपास है, वो इसी मिट्टी से उगी हुई है। तो उस मिट्टी के संरक्षण करने वाले के पास ही सारी समस्याओं का समाधान है। मानना ये होगा कि हम उस समाधान को मानें, तो उस जीवन शैली को महसूस करें। तो वागधारा का यही काम है कि हम जिसे पोषण की सुरक्षा, खाद्य की सुरक्षा, कृषि की सुरक्षा, हमारी संस्कृति की सुरक्षा और हमारे लोकतंत्र की, हमारे विचारों की और स्वतंत्रता की जो बात करते हैं, उसकी सुरक्षा, वही हमारा स्वराज है, जिसको हम हमारा मिट्टी का, बीज का, पानी का, पोषण का, संस्कृति का स्वराज कहते हैं। वही सच्ची संप्रभुता है। उसके संरक्षण के लिए किस प्रकार से काम किया जाए, उसके संरक्षण की जो आदिवासी जीवन शैली में विधाएं थी, उसको पहचानना, उसको प्रोटेक्ट करना और उसको प्रमोट करना। जिन्होंने उसको बचा के रखा है, उसे आने वाली पीढ़ियों तक ले जाना। और वागधारा का काम है संवाद को स्थापित करना। वो संवाद है पीढ़ियों का पीढ़ियों के साथ, समाज का समुदाय के साथ, सरकारों के साथ, बाजार के साथ,
और इंसान का प्रकृति के साथ जो कि खोता जा रहा है, उस संवाद को किस प्रकार से हम स्थापित करें और प्रकृति के घटकों का जो संवाद है उससे हम सीखते हुए जाएं। तो हमारे लिए हमारा पहला गुरु हमारी प्रकृति है, जिसमें सूर्य जो हमारे घटक हुआ करते थे, जिससे हम इंसान जो इस पंचतत्व से बना हुआ है, वो पंचतत्व हमारे क्या है, वही हमारे पहले गुरु है। वो किस प्रकार से एक दूसरे को पोषित करते हैं, जल जंगल और जो हम वायु ऊर्जा, तो उसको महसूस करने के जो तरीके थे आदिवासी जीवन शैली में, उसे बचा के रखना और उसके लिए जो नीतियों का निर्माण होता है, चाहे वो पंचायत से लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ तक हो, उसको ले जाना, लोगों की अपनी अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करवाने के लिए पैरवी करना, वो वागधारा का काम है। तो जो आपने लास्ट का वाक्य आपका है, उसमें पंचायत से लेके यूनाइटेड नेशंस तक की बात आ गई, और मैं भी ये सोच रहा था कि यदि आदिवासी प्रकृति के संरक्षण वाली जीवन शैली को अपनाए हुए हैं तो उसमें यूनाइटेड नेशंस कहाँ बीच में आ जाता है, या यूनाइटेड नेशंस की क्या भूमिका हो सकती है। तो थोड़ा बताएं आपकी क्या इस फोरम पर आके आप बताते हैं जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके जीवन तक कुछ प्रभाव डाल सकता है। होता ये है कि इस बात को हमें महसूस करना होगा कि सरकारों तक जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो सरकारों तक अपनी बात कर पाते हैं, वो सरकार के जितने करीब होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से कह पाते हैं, और विशेष रूप से जब व्यापार करने वाला सरकार से ज़्यादा करीब होता है वो नियमित मिल पाता है, और प्रकृति का संरक्षक नियमित रूप से नहीं मिल पाता है। इसीलिए दिन प्रतिदिन पोषण की सुरक्षा भी पोषण की समस्या भी बढ़ती जा रही है, खाद्य की समय भूखमरी आज भी उसी हमारा जो SDG 2 है उसको अचीव करने में 20-30 क्या 20-50 तक भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इन समस्याओं का समाधान इस आदिवासी जीवन शैली में ही है, इस स्वराज में ही है, जिसे गांधी जी का स्वराज कह लो या आदिवासी का स्वराज कह लो। तो इन नीतियों को बनाने वाले सारे लोग यूनाइटेड नेशन में आते हैं। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो रही थी तो उसमें लक्ष्य तो तय किए गए, पर तरीका क्या हो वो तय नहीं किया गया। आप मुझे क्षमा करेंगे तो मैं एकदम लेमैन की तरह से, जो हमें से कई लोगों को लगता है कि यूनाइटेड नेशंस में आप जो बांसवाड़ा में एक वागधारा नाम के NGO कह दीजिए या सेवा करने वाले जो संगठन के साथ कार्य हैं, उसका और यहाँ का कोई पुल होगा जो प्रभावित करेगा किसी ऐसी नीति को जो उन तक असर करेगी, हमारी समझ में नहीं आता। और ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशन वैसे ही अपनी शक्ति खो बैठा है कई स्थानों में, जहाँ पर युद्धों के विराम की दृष्टि से कोई उनकी भूमिका हो नहीं पा रही। अब इसको अगर आप ये जोड़ें कि जो बात आप यूनाइटेड नेशंस में कहते हैं वो आप भारत सरकार को कहें तो ज़्यादा उसका असर हो, सीधा सीधा नीतियों की दृष्टि से राज्य सरकार को कहें तो ज़्यादा हो, या ये अंतर्राष्ट्रीय मंच जो है कहीं ना कहीं सब इंटर रिलेटेड हो गए। बिल्कुल, जब राष्ट्रीय या स्थानीय, राज्य स्तर पे, पंचायत स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर की बात होती है तो वागधारा वहाँ पे भी बजट के समय पे ज़रूर कहता है, तरीके से कहता है, अपनी बात रखता है। चाहे बीजों के स्थानीय विकास की बात हो, उसके संरक्षण की बात हो, मिट्टी के संरक्षण की बात हो, पानी के संरक्षण की बात हो, हमारी संस्कृति के संरक्षण की बात हो, और विचारों की संरक्षण की बात हो, सोचने की क्षमता के संरक्षण की बात हो, उन सारी बातों को उन स्तरों पर, मंचों पे तो कहा ही जाता है। पर वैश्विक मंच पे अगर आप इस बात को रखेंगे तो चूंकि दुनिया के जो सतत विकास के जो लक्ष्य तय किए गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, कई राष्ट्र आज भी उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत दूर है उन लक्ष्यों से। और हम टाइम स्क्वायर पे बैठे हुए हैं, मुझे ये कहने में कतई आपत्ति नहीं है कि जितना कमज़ोर राष्ट्र है वहाँ पे शोषण करने वाली बाजारी शक्तियाँ उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे पहुँच रही हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि यहाँ पे शोषण का मार्ग खुला हुआ है, आसान है। चाहे वो माइनिंग के तरीके हों, चाहे वो तकनीक के नाम पे हों, चाहे वो बाज़ार के नाम पे हों, चाहे वहाँ की जो आज की तारीख में सोलर और वो सारी शक्ति के स्वरूप हो गए हों, वो हो, और तो और अब शिक्षा और स्वास्थ्य भी बिकने के कगार पे है। वो भी आपने जो बात कह रहे हो मेरे को मन में बार बार ऐसा आ जाता है। देखिए, हर एक चीज़ जो है वो आर्थिक तंत्र के साथ जुड़ी हुई है। जैसे अभी आपने कहा वैचारिक स्वतंत्रता की बात, तो आपकी बात में संवेदनात्मक जो एक ऊष्मा है वो उसकी झलक मिलती है। अब लेकिन आप कोई भी नीति बनाने के बारे में सोचेंगे, कहीं भी वैचारिक स्वतंत्रता की बात करेंगे
तो चाहे उसको बाजारू दबाव कह दीजिए या मार्केटिंग फोर्सेस या मार्केटिंग कंसर्न्स कह दीजिए, वो ओरिएंटेशन कहीं ना कहीं आ जाता है। तो उससे जो आप जिन आदिवासियों के साथ काम कर रहे हैं वो उससे बचे रहें, इसके लिए क्या आप उसमें एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसी बना पाए हैं? कैसे, क्या मतलब आपका मोडस ऑपरेंडी है? वो आप अगर मुझे ये प्रश्न अगर आप इस तरीके से पूछते कि आपको इसमें क्या चैलेंज लग रहा है, तो मेरा उत्तर भी यही होता कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा होता है कि एस्पिरेशन और आनंद और सुविधा, तो कितनी वाजिब सुविधा और कितनी गैर वाजिब सुविधा उसमें अंतर करना बहुत कठिन होता है। मोबाइल ने हमको तकनीकी के रूप से बहुत मदद की है, बहुत सुविधाएं दी है, परंतु इसने हमको इतना गुलाम भी बनाया है। हमारा आदिवासी क्षेत्र की एक बड़ी इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करती है इस मोबाइल को, इस गाड़ियों को, इस पेट्रोलियम को। हमको ये बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हमारा पैसा अल्टीमेटली स्थानीय पैसा कहाँ जा रहा है और वो हमारी सर्कुलर इकोनॉमी को कहाँ पे ख़त्म कर रहा है। जब तक वो प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझेगा तो जो चैलेंज आदिवासी जीवन शैली कभी ना कभी बाजार में भी रही होगी। हम जाति, धर्म और समाज से हट करके बात करें तो ये हमारी परंपरागत जीवन शैली रही है। आप या मेरे भी पूर्वज किसी ज़माने में इन सारी जीवन शैली से निकल करके आए थे। जैसे जैसे हम लोग अपने आप को विकसित मानते गए वैसे वैसे हम इस शोषण के कुचक्र में फंसते गए। वो बचे हुए हैं और वो आज की तारीख में वागधारा का प्रयास ये जो बचे हुए हैं वो इस दुनिया के लिए उदाहरण बने। और हम तकनीक के विरुद्ध नहीं है, बट एप्रोप्रिएट कौन सी तकनीक है, उपयुक्त कौन सी है और अनुपयुक्त कौन सी है, वो सोचना हमारे लिए जरूरी होगा। ऐसा कि ये आपकी बातों में से बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। एक बात ये निकल कर आ जाती है मेरे मन में कि जो टेक्नोलॉजी के प्रसार के साथ में सोशल मीडिया कह दीजिए या एक ऐसी जीवन शैली को हम आदर्श रूप में मानने लगे सामूहिक रूप से, जो कि जो आदिवासी प्रकृति के समीप रहने वाले लोग हैं उनके विपरीत जाती है। तो वो भी बच्चे पढ़े लिखेंगे तो उनको लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो उनके अंदर एक हीन भावना आने की संभावना रहती है। मैं दूर से कह रहा हूँ, आप समीप हैं। नहीं, बिल्कुल हो रहती है। वो एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, पर वही संरक्षणकर्ता बनेंगे। अगर हमको इस संस्कृति का एम्बेसडर बनाना है तो उन्हीं युवाओं को बनाना होगा। वो हर समस्या का समाधान, जैसे आप अगर सोचेंगे कि अगर आपकी जीवन शैली अच्छी है, स्वस्थ जीवन शैली है, तो आपको दवाइयों की आवश्यकता नहीं होगी। पर अगर आपकी स्वस्थ जीवन शैली नहीं है तो आपको दवाइयों की आवश्यकता होगी। आदिवासी जीवन शैली स्वस्थ जीवन शैली थी, वहाँ पे इस बाहरी दवाइयों की ज़रूरत नहीं थी। परंतु जैसे जैसे जीवन शैली बदलती जाएगी वैसे ही कर्ज, मुकदमे, चिंता है, वो सारी दवाइयाँ दिखती है। वो हमें दवाइयाँ हैं इस दुनिया के लिए, उसकी ज़रूरत पड़ने लगेगी और वो हमें इस कुचक्र में ले जाएंगी जिसमें ये पूरी दुनिया फंसी हुई है। देखिए, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम के कारण हो सकते हैं। उसमें एक जनसंख्या भी है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, संसाधन वहाँ के कम होते हैं, तो जो खेती करने वाला है उसको लगेगा कि अब बच्चा कुछ और करे। और चाहे किसी भी तरह के पारंपरिक कार्य करने वाले जो हैं, वो नई पीढ़ी देखती है आगे जाने का मतलब है कि घर से बाहर जाओ, शहर में जाओ, कुछ नया करो, जिसका संबंध प्रकृति से नहीं होगा, यंत्रों के साथ होगा। ऐसा होगा अधिक रूप में। इस बात को मैं लेते हुए दूसरी तरफ जाता हूँ। इस तरफ आपने सोचा, आपने बांसवाड़ा में ये वागधारा के अम्ब्रेला के अंतर्गत आप बहुत सारे प्रकल्प कर रहे हैं और पता नहीं कितने सैकड़ों परिवार आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? कैसे ये विचार आप में आया? क्योंकि आप भी, जैसे वो गाना है, हम भी आराम उठा सकते थे घर में रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने गम सह सहकर। वो तो एक स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से बात है, लेकिन आप ये काम नहीं करके कुछ और कर रहे होते। क्यों आप इस तरफ आए? दो चीज़ें। एक तो आदिवासी जीवन शैली। मैं आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ, बचपन से उस जीवन शैली को देखा है। बहुत सरल जीवन शैली है, जो पोषित करने वाली है, जो संरक्षण करने वाली है, अहिंसक जीवन शैली है।
आज भी युवाओं के अगर कई भाषाओं में हिंसक शब्द आते हैं तो वो बाजार के दिए हुए हैं, अन्यथा वो बहुत अहिंसक जीवन स्वभाव रहा हुआ है, संस्कृति रही हुई है। तो सबसे पहला प्रेरक तो वो आदिवासी जीवन शैली, और दूसरा गांधी जी, जिसमें हिंद स्वराज भी है और गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी भी है, वो मेरे लिए सबसे बड़े प्रेरक रहे। और तीसरा अगर हम माने तो प्रभु श्री कृष्ण है, जो इस पूरी समष्टि को ही, जिसमें हर कण में परमात्मा है, हर इंसान में परमात्मा है, तो उसका संरक्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ जयेश जोशी जी हैं, बांसवाड़ा से पधारे, यूनाइटेड नेशंस में आपने संबोधन किया और उनकी बातों में एक दार्शनिक भी है, कहीं ना कहीं एक संवेदनशील मनुष्य भी है। तो जो दर्शन वाली बात है उसको लेकर हम भारत की तरफ चलें, और आप इतनी बार अमेरिका आए और भी देशों में शायद गए होंगे, तो आपने क्या सीखा यहाँ पर? जैसे आपने इतने विदेश मंत्रियों के भाषण सुने, तो आपको क्या लगा उन्होंने ऐसी बात कही हो जो आपके लिए नई हो? एक जो बड़ी चीज़ है कि हम तत्व का ज्ञान हमारे पास है, पर तत्व को हम प्रयोग में नहीं लाते, उस ज्ञान को हम प्रयोग में नहीं लाते। यूरोप हो, पश्चिमी देश हो, या प्रकृति से जुड़े हुए देश हो जिन्हें हम अफ्रीका के देश कह लें, वो आज भी मुझे बहुत गहराई से महसूस होता है। आज मैं जब देख रहा था यूनाइटेड नेशन में कि हमारे पास तत्व का ज्ञान सबसे उत्कृष्ट है, पर हम उसको प्रयोग में नहीं ला पाते हैं, और इनके पास जितना भी सूक्ष्म ज्ञान है उसे वो पूर्ण रूप से प्रयोग में लाते हैं। एक वो बड़ा अंतर है। कारण क्या है? कारण हम जो उसे हम ज्ञान मान लिया, हमने उसको पूजा के रूप में देख लिया, हमने कृष्ण को भगवान मान लिया, उसके ज्ञान को भगवान मान लिया, गीता की पूजा कर ली, पर गीता को अपनाया नहीं। भागवत को ज्ञान मान लिया, हमारे दर्शन को हमने ज्ञान मान लिया, उसको नहीं अपनाया। प्रकृति की पूजा हमारी संस्कृति का हिस्सा था, हमने उसको प्रकृति को पूजा तक रखा। पानी की हम पूजा करते हैं पर फेंकते हैं, मिसयूज़ करते हैं। बीज की हम कसम डालते हैं पर बीज को हम बचाते नहीं हैं। पेड़ों की हम पूजा करते हैं। एक पीपल की, भारत में व्रत के रोज महिलाओं को पीपल की पूजा करनी होती है, उसके लिए दिन प्रतिदिन अब गाँव में, शहरों में एक एक दो दो पीपल रहने लग गए। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हम हमारे हर मोहल्ले में पीपल रखें, क्योंकि उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। जबकि पश्चिम के देशों ने हर संस्कृति में उस वैज्ञानिक महत्व को भी बचा के रखा और उसको समझा। तो हमने हमारी टेक्नोलॉजी के साथ कल्चर को इनकलकेटिंग नहीं किया, वो एक हमारा सबसे बड़ा अंतर है। अभी जो आपने बात कही उससे मुझे याद आया, हालांकि चुनाव के दिनों में भी था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुख से हमने कई बार सुना कि विकास भी विरासत भी। तो क्या आपको लगता है जो नया भारत है वो पारंपरिक ज्ञान को आधुनिकता के साथ में कुछ उसका समन्वय बिठाने के बारे में कुछ चिंतन हो रहा है, कुछ किया जा रहा है? सरकारें ये चिंतन नहीं कर सकती, बाजार ये चिंतन नहीं कर सकता, इस चिंतन को समाज को ही करना होगा। परिवार, एक्चुअली संस्थाओं के तौर पे अगर हम देखें तो सबसे प्रारंभिक संस्था हमारा परिवार होती है, और भारत की संस्कृति में तो उसे बहुत अभिष्ट रूप, महत्वपूर्ण रूप दिया गया है परिवार को। तो उस संस्था को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक इस विकास और विरासत को जोड़ना मुश्किल होगा। तो ये फिर किसका जिम्मा आ जाता है? समाज की जिम्मेदारी है। सरकार ये जिम्मेदारी वहन नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार का काम फैसिलिटेशन है। सरकार नियामक हो सकती है, सरकार नियंत्रक नहीं हो सकती। हम सरकारों को नियंत्रक बनाने जा रहे हैं, नियामक नहीं बना रहे हैं, और नियंत्रक बनाने से फिर वो गैर जरूरी नियंत्रण में जाएंगी और वो अपने नियामकता के कर्तव्य से विमुख होंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और पता नहीं क्यों मुझे फिर मोदी जी पहले कहते रहे और शायद अभी भी कि मिनिमम गवर्नेंस जो है वो, और वही बात आप भी कह रहे हैं, अलग एंगल से आप उस बात को कह रहे हैं, पर मुझे लगता है दोनों बातें एक स्थान पर जाकर मिल जाती हैं। पर कई जगह पर राजनीतिज्ञों का जो मत है उसमें जो मिलान नहीं होना है, उससे कुछ नीतियाँ प्रभावित हो जाती हैं। पिछली सरकार ने कुछ चालू किया, अगली सरकार ने बंद कर दिया। इस तरह की स्थितियों के कारण भी कोई बाधा जिस कार्य को आप कर रहे हैं वहाँ ग्राउंड लेवल पर कभी आती है, आपने देखी? नहीं, अगर जैसे मैंने कहा पहली संस्था परिवार है, तो परिवार अगर चाह लेगा तो कोई भी सरकार होगी उस परिवार को नहीं रोक सकती। ग्राम दूसरी संस्था है, अगर गांव चाह लेगा तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। तो वागधारा का तो मूल रूप से इन दो संस्थाओं के साथ काम है, तो वो चैलेंज नहीं होता। और
तीसरा जो बहुत बड़ी विषय है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए, नियंत्रण करने का शौक हर सरकार को होता है। माँ बाप को अपने बच्चों पे नियंत्रण करने का शौक होता है, चाहे वो अनुशासन का नाम दे ले। इसी प्रकार से सरकारें भी अनुशासन का नाम दे लेती है, परंतु नियामकता का रोल नहीं या फैसिलिटेशन का रोल नहीं अपनाती हैं, पेरेंट्स नहीं अपनाते हैं। वो आपका जो पहले वाला प्रश्न था कि पश्चिमी देशों में और हमारे वहाँ ये क्या अंतर है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि जैसे जैसे इन देशों ने प्रगति की बात करने लगे तब ये फैसिलिटेशन में जाने लगे। इससे इनकी चिंताएं कम हुई और खुशियाँ कलुषित नहीं हुई, और हमारे वहाँ खुशियाँ कलुषित होने लग गई क्योंकि हम नियंत्रणकर्ता ज़्यादा होते गए और वो हमारे पास द्वंद्व बढ़ता गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन का बिंदु है आपका, और इसको लेते हम आदिवासियों के जीवन की तरफ जैसे आपने देखा, आपकी आंख से देखें। वागधारा को प्रारंभ किए कितने बरस हो गए? 20 साल करीब हो गए। हाँ, तो 20 साल में एक पीढ़ी का, आजकल तो पीढ़ियाँ जल्दी जल्दी बदल जाती हैं, तो आपने 2-3 पीढ़ियों के साथ काम कर लिया है। आपको क्या लगता है मोटा मोटी जो एक विजन है, जैसे जो 20 साल पहले युवक था और जो आज का युवक है, उनमें प्रकृति के संरक्षण की दृष्टि से क्या कोई विशेष अंतर आपको दिखाई देता है? अशोक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं जब भी गांव में जाता हूं तो एक बात हमेशा कहता हूं, एक गांव में 100 परिवार हैं, 100 परिवारों के 100 बच्चे होंगे अगर एक माने। बहुत से ज़्यादा अगर एक गांव में आपको कितने शिक्षक की ज़रूरत होगी? 2 या 3 शिक्षक की ज़रूरत होगी। हमारे वहाँ पे ऐसी नीतियाँ हैं, हर घर में शिक्षक की पढ़ाई हो रही है, हर घर में शिक्षक बन रहा है। तो अगर 2 शिक्षक लगेंगे तो 98 बेरोजगार होंगे। अगर एक डॉक्टर की ज़रूरत होगी और अगर हम हर घर में डॉक्टर बनाने की बात करेंगे तो बाकी पूरे बेरोजगार होंगे। सो अल्टीमेटली प्रकृति के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि अनाज ही एक ऐसा विषय है जो एक दाना 100 दाने बनाता है, और इंसान की ज़रूरत अनाज कभी भी मशीनों से नहीं बन पाएगा, तकनीकी से नहीं बन पाएगा, राजनीति से नहीं बन पाएगा, विचारों से नहीं बन पाएगा। अभी जो आप कह रहे बात की गवर्नमेंट सिर्फ फैसिलिटेटर रहे वगैरह, और हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, और एक फार्मर्स एजिटेशन बीच में बड़ा हुआ था, वो जो सरकार एक नया कुछ प्रावधान लेकर आ रही थी बिल, वो कई लोग उसके बारे में, हम उसकी बहस में अभी नहीं जाएंगे, मतलब उसके तो मैं, लेकिन बात ये थी कि सरकार फैसिलिटेशन करे या नियंत्रण करे, ऐसी अपेक्षा भी कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से हो जाती है क्या? ऐसा इस परिदृश्य को देखते हुए मुझे लग रहा है, क्योंकि पूरी स्वतंत्रता में तो कोई काम कर ही नहीं पाएगा, सब कहीं ना कहीं एक पारस्परिक निर्भरता है और उसमें सरकार की एक भूमिका तो रहती है। नहीं, एक होता है जैसे फेयर ट्रेड होता है वैसे ही फेयर रिलेशन होना चाहिए। तो सरकार, समाज और बाजार का एक फेयर अगर रिलेशन होगा तो हमको नियंत्रक नहीं लगेगा, वो नियामक लगेगा। और अल्टीमेटली सरकारें कौन है? सरकारें समाज के लोग ही सरकार को चुनते हैं, तो सही नियामक भी लोग ही तय करेंगे, समाज ही तय करेगा। होता यह है कि हम उस बात को भूल जाते हैं कि कौन से हम नियामक तय कर रहे हैं या नियंत्रक को चुन रहे हैं। और एक मानव स्वभाव है जिसमें वो अपने स्वार्थ में होता है, और जैसे ही स्वार्थ हावी होगा तो वहाँ नियंत्रक आ जाएगा नियामक की जगह। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, नियंत्रक, नियामक या फैसिलिटेटर है कि कंट्रोलर है, ये सब बातें हैं। और बड़ी गहन चिंतन के बाद में अनुभव के साथ निकली हुई बातें जो हमें जयेश जोशी जी से सुनने को मिल रही हैं, तो उनका यूनाइटेड नेशंस में संबोधन का अनुभव भी रहा। बातचीत को समापन करते हुए आपने आदिवासी जीवन में उनका जो एक सांस्कृतिक वैभव है उसके भी दर्शन किए होंगे। तो जो पारंपरिक नृत्य होते हैं वो कुछ ऐसे आपको लगता है नई पीढ़ी उसी सहृदयता से उनको अपना रही है? और अगर कोई लोकगीत बांसवाड़ा में आपने आदिवासियों के मध्य सुनाओ जिसकी एक आधी पंक्ति आपको याद हो, तो उससे हम समापन करें। एक्चुअली बड़ा कठिन आपने मेरे लिए ये समापन मेरे लिए बड़ा कठिन कर दिया, पर एक प्रकृति के साथ संवाद होता है, वो प्रकृति का संवाद है कि भंवरा प्रकृति को, उस परम शक्ति को कहता है, माता कमल ने फूलामा जन्म लीधो है
हमने उतारो पहला पार। तो वो कहता है कि कमल के फूल में मैंने तो जन्म लिया है, अब मुझे उस पार उतार दो। तो आदिवासी हमेशा ये मानता है कि हमने तो प्रकृति के साथ जन्म लिया है और प्रकृति ही हमको तार पाएगी। तो प्रकृति के प्रति जो विश्वास है वो सबसे बड़ा विश्वास है। तो ये विश्वास बना रहे, और ये विश्वास मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब में बना रहेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग और अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे बचने में हमें सुविधा रहेगी। और इस क्रम में चूँकि हम पहले आपने कृष्ण भगवान को अपने प्रेरक के रूप में याद किया था, और मुझे भारतीय संस्कृति में जब हम सुबह उठते हैं तो मैं यहाँ मैनहट्टन न्यूयॉर्क में जयेश जोशी जी के साथ याद कर रहा हूँ। सुबह उठते उठते आप धरती माता को स्पर्श करके और क्षमा याचना करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्वमि। तो क्षमा याचना करते हैं, भाई मैं आपके ऊपर पाँव रखने वाला हूँ। तो ये जो संवेदनशीलता है वो भारत की संस्कृति का एक विशेष, पूरी मानवता के लिए जो उपहार है, उसको भी हम पहले तो अपनाएं फिर औरों तक पहुंचाएं। जैसे कि आपने कहा तत्व ज्ञान तो है लेकिन उसको हमने शेल्फ में रखा हुआ है, अपनाया हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है इस दिशा में थोड़ा प्रयत्न ऐसा हुआ भी है। योग जब पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, और जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित किया जहाँ पर आपने संबोधन किया है, तो ये योग से युक्त हमारी जो वार्ता है उससे मुझे बड़ा आनंद आया, आपको भी आया होगा। और जयेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी मंगल कामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मंगल कामना प्रत्येक धरती पुत्र के लिए हम दोनों की तरफ से। बिल्कुल। नमस्कार।